डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएन राय संजीवनी जेई में आज लेकर आया हूं एक नया चैप्टर और हमारे चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। और आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड वेरिएशन ऑफ जी। वो अभी हम देखेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बट मैं आपको बताऊं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस तो जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से हर साल 2 सवाल पूछे जा रहे हैं लगातार 2020 से लेकर 2023 तक। ठीक है, जेई एडवांस में कभी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी इससे नहीं पूछा जाता है। जैसे 2021 2022 में पूछा गया था, 2023 में इससे कोई सवाल नहीं था। तो पॉसिबिलिटी है कि 2024 में इससे एक क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, बट जेई एडवांस का किसी को कोई जेई एडवांस का एग्जाम ही प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, तो उसको क्या कोई प्रेडिक्ट करेगा। ठीक है लेकिन जेई मेंस में हर साल आपको 2 सवाल मिलेंगे। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो सवाल मिलना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि वो 2 सवाल क्या आपसे लग जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स के जो कुछ गिने चुने आसान चैप्टर्स हैं, उन आसान चैप्टर्स में से एक चैप्टर ग्रेविटेशन भी आता है सर। तो अगर आप अपने मोबाइल फोन का स्क्रीन ऑफ करके ईमानदारी से अगर इस पूरे जेई ये जो आपका संजीवनी सीरीज है इसका ग्रेविटेशन का इसको ढंग से देख लेंगे, ठीक है, तो भाई साहब आपके 8 नंबर जेई मेंस में सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने मोबाइल फोन का नोटिफिकेशन ऑफ कर लीजिए, अपने स्टडी टेबल पर बैठ जाइए और 1.5 घंटे के लिए आप स्क्रीन से हटने वाले नहीं हैं। इस कमिटमेंट के साथ बैठिए, आपका एक 4 नंबर का पोर्शन आज कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड लास्ट वन, सेकंड वन, वेरिएशन ऑफ जी एट हाइट एंड डेप्थ। एंड द लास्ट वन, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। इतनी सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं और ठीक ठाक क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो चलिए सर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी बेसिक दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बारे में सब लोग जानते हैं क्योंकि आपने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, क्या था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो सर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि अगर कोई 2 मास बॉडीज हैं, क्या कहता है कि अगर अपने पास कोई 2 मास बॉडीज हैं, इसका थोड़ा कलर सही कर लेते हैं। ठीक है, अपने पास अगर कोई 2 मास बॉडीज हैं, एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2। ये आपके पास एक बॉडी है, इसका मास है m1 और ये एक दूसरी बॉडी है, इसका मास है m2। इनके बीच का गैप कितना है? इनके बीच का गैप r है। तो कहा गया कि एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगता है इनके बीच में, जिसको डिनोट किया जाता है Fg से या F से लिखा जाता है। ठीक है भाई, इसको हम कह दे रहे हैं मास 1, इसको हम कह दे रहे हैं मास 2। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसको प्रेजेंट किया जाता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और इसको लिखा जाता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अच्छा सर, ये क्या रिपेल भी कर सकते हैं? तो आंसर है भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। और हमेशा कैसा होता है? ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। और ये दुनिया में जितनी भी 2 मास बॉडीज हैं, उन दोनों मास बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। जैसे मैं हूं और मेरे साथ ये बॉटल यहां से इतनी दूर रखी हुई है, हम दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट वो इतना नेग्लिजिबल है कि इसका अट्रैक्शन हमको फील नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर आप इस अट्रैक्शन को देखना चाहते हैं तो इसी बॉटल को और मुझे ले जाकर स्पेस में छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद इस बॉटल को रख दीजिए और रख के ऐसे हल्का सा छू दीजिए, बस देखिए फिर ये बॉटल के साथ क्या होगा। आप मुझे बस ऐसे हल्का सा धक्का दे दीजिए, फिर देखिए मेरे साथ क्या होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हम दोनों का मास इतना कम है कि हमारे बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उस स्पेस में वो इतना कम होगा कि भैया हमारे ऊपर उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। जैसे आप इसको टच करेंगे, जैसे आप मुझे ऐसे कर देंगे, मुझे ऐसे धक्का दे देंगे, पता चला मैं स्पेस में जाके गायब हो गया, फिर दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दूंगा। ठीक है, ये बॉटल कहीं दूर दूर तक चली जाएगी। तो कहा यह जाता है कि भैया 2 मास बॉडीज हैं, तो 2 मास बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। Force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। और जब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया गया, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को कंबाइन किया गया, तो लिखा गया F is directly proportional to m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है भाई, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमारे पास एक G आता है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसी की वैल्यू कैलकुलेट करना ही न्यूटन की सबसे बड़ी खोज थी। ठीक है, F इक्वल्स टू क्या लिखा गया? F इक्वल्स टू लिखा गया बेटा जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और G को क्या बोला जाता है? G को बोला जाता है भाई साहब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और अभी तक जितनी फिजिक्स हम जानते हैं
इस पूरे यूनिवर्स में जो भी दो मास बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उन सब का जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो जी है, वो बदलता नहीं है। इसी वजह से इसका नाम रखा गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो सर इस जी की कोई वैल्यू होती होगी? हाँ सर, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ जी। ठीक है, अच्छा अगर आप ध्यान से देखेंगे कई बार तो यहां पर F के साथ ऐसे एक माइनस साइन लगा होता है। ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये जो फोर्स है ना, ये हमेशा कैसा है, ये हमेशा फोर्स कैसा है, ये अट्रैक्टिव इन नेचर है। ये नेगेटिव साइन जो है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? तो सर ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, ये हमेशा कैसा होता है बेटा जी? ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, चलो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आ गई 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब हम कह रहे हैं कि भैया इसका डायमेंशन बता दो, इस जी का डायमेंशन बता दो। तो जब हमको डायमेंशन ऑफ जी निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम जी का डायमेंशन क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि यूनिट ऑफ जी क्या होता है सर? यूनिट ऑफ जी होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैसे निकाला सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर? दिख रहा है फोर्स का यूनिट न्यूटन आर का यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम, और किलोग्राम कितना हो गया भाई साहब? किलोग्राम स्क्वायर। तो इसको लिख दिया गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो अब जब मुझे डायमेंशन ऑफ जी लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? न्यूटन का डायमेंशन जानता हूं बेटा MLT-2, और मीटर स्क्वायर का जानते हैं हम लोग L स्क्वायर, और किलोग्राम का जानते हैं M स्क्वायर। तो इसको लिखा जाएगा M⁻²। तो ये फर्दर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर M⁻⁻1 L⁻3 T⁻²। दैट इज नोन एज डायमेंशन ऑफ जी। ये वैल्यू आपको बाई हार्ट याद होनी चाहिए। ये है आपके पास डायमेंशन ऑफ जी। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इस फोर्स के बारे में कुछ बातें और कर लेते हैं। क्या बातें और सर? कि अगर अपने पास ये एक अपने पास कोई बॉडी है, देखो ये एक बॉडी है, इसका मास m1 है, और ये एक दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है। इनके बीच का गैप r है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है F12 और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है F21, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये जो F12 होता है ये माइनस टाइम्स होता है F21 के, और भाई जिस लाइन के अलोंग ये दोनों जुड़े होते हैं उसी लाइन के अलोंग लगता है। और अगर ऐसा होता है तो इस तरह के फोर्सेस के पेयर को बोला जाता है क्या? इस तरह के फोर्सेस के पेयर को बोला जाता है बेटा जी एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बोला जाता है बच्चा? इसको बोला जाता है एक्शन रिएक्शन पेयर। कि ये जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं वो इन्हीं दोनों बॉडीज की वजह से आ रहे हैं, और उसी लाइन के अलोंग लग रहे हैं जिस लाइन के अलोंग ये दोनों बॉडीज जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इस तरह के फोर्सेस को क्या बोला जाता है? इस तरह के फोर्सेस को बोला जाता है एक्शन रिएक्शन पेयर। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस पूरे दोनों बॉडीज को एक सिस्टम मान लूं, अगर इन दोनों बॉडीज को अगर मैं एक सिस्टम मान लूं, इसको मैं कह दूं कि ये मेरा एक सिस्टम है, तो मेरा नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कितना होगा? नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कितना होगा? 0 होगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट इतना ही नहीं है, नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम ड्यू टू दिस फोर्सेस विल आल्सो बी इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, अच्छा जब F ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू 0, इन दोनों बॉडीज, 2 बॉडीज हो, 3 बॉडीज हो, 4 बॉडीज हो, सबका नेट फोर्स अगर सबको मिलाकर एक सिस्टम बना लेंगे तो पूरे सिस्टम का जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा? वो 0 होगा। और अगर नेट फोर्स 0 है तो इसका क्या मतलब है? नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। इसका मतलब आपका जो लीनियर मोमेंटम होगा, जो F सिस्टम होता है dp/dt, आइए मैं यहां बताता हूं। इस पूरे सिस्टम की बात करी जाए तो ये आपका होगा dp/dt। इस पूरे सिस्टम में दोनों मास बॉडीज आ रही है m1 और m2। तो देखो जितना फोर्स इधर लगा उतना ही फोर्स इधर लगा, तो नेट फोर्स हो गया 0। और अगर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0 तो dp/dt इक्वल्स टू 0। तो dp इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0 dt, या फिर आप कह लो इसको आप कह लो 0। तो dp को हम लिख सकते हैं p फाइनल माइनस p इनिशियल दैट इज इक्वल टू 0। मतलब p फाइनल विल बी इक्विवेलेंट टू
P फाइनल विल बी इक्विवेलेंट टू P इनिशियल, ठीक है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो होगा और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो होगा ये दोनों सेम रहेंगे, मतलब मोमेंटम मेरा कंजर्व रहेगा। अच्छा तो सर नेट टॉर्क भी जीरो है, और अगर नेट टॉर्क जीरो है तो भैया हम एक और बात अभी रोटेशनल मोशन में पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं कि नेट टॉर्क जो होता है सिस्टम का वो dl बाई dt के बराबर होता है, और ये dl बाई dt है तो भाई नेट टॉर्क जीरो है तो dl बाई dt जीरो होगा। मतलब यहां से मैं कहूं L फाइनल मेरा L इनिशियल होगा, तो क्या ये बात सही होगी? तो हाँ सर बिल्कुल सही होगी। मतलब अगर सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क जीरो है, तो भैया क्या होगा, नेट टॉर्क जीरो है जिस पॉइंट के अबाउट, तो उस पॉइंट के अबाउट मेरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और नेट फोर्स जीरो है तो मेरा लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। अच्छा ठीक है सर, इसका क्या मतलब है? इसका बेसिक सा मतलब है कि अगर ये मास आपके पास, मान लीजिए मैं सिंपल सा एग्जांपल समझा रहा हूं, ये मास आपके पास m है, ये मास आपके पास 2m है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को यहां से ऐसे रख के फ्री छोड़ दूं तो क्या ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। ये मास इतने सफिशिएंट हैं, ये मास इतने सफिशिएंट हैं कि इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है वो एक चेंज क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अभी हम कह रहे हैं कि भैया इसकी रफ्तार यहां पर v है और इसकी रफ्तार यहां पर 2v है, ठीक है, मान लीजिए। या फिर चलिए थोड़ा और आसान से शुरू कर देते हैं। मैं कह रहा हूं इसका मास यहां पर m है, इसका मास यहां पर 2m है, और ये दोनों इसी लाइन के अलोंग जुड़े हुए हैं। बहुत बेसिक से सवाल के साथ शुरू करते हैं। अगर ये दोनों इस लाइन के अलोंग जुड़े हुए हैं, मैं इन दोनों को यहां से अगर फ्री छोड़ दूंगा तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। हम कह रहे हैं कि बताओ जब इसकी रफ्तार v हो गई तो इस 2m वाले की रफ्तार कितनी हो जाएगी? जब ये यहां से लेकर यहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी रफ्तार v हो गई, तो ये बताओ जिस समय इस m की रफ्तार v हुई उस समय 2m की रफ्तार क्या हो जाएगी? इसको हम कह दे रहे हैं v डैश। तो हम जानते हैं कि भैया इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो P इनिशियल विल बी इक्वल टू P फाइनल होगा, अगर मैं इन दोनों मास ऑब्जेक्ट्स को एक सिस्टम मान लूं। तो मेरा P इनिशियल कितना हो जाएगा बेटा जी? मास m रफ्तार जीरो, मास 2m रफ्तार जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया जीरो। फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे तो इसका मास है m, रफ्तार है v, तो m इंटू वी। इसका मास है आपके पास 2m और रफ्तार है इसकी इधर v डैश, तो ये हो जाएगा माइनस v डैश, ठीक है। तो v डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो सर v डैश की वैल्यू आ जाएगी आपके पास mv बाई 2m, m से m कट जाएगा तो v डैश इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास v बाई 2। सिंपल। अरे समझ आया क्या? अच्छा सर एक और बात करते हैं इसके बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये फॉर्मूला F इक्वल्स टू gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर आप पढ़ रहे हैं, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट मास सिस्टम, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट मास सिस्टम। अच्छा सर क्या बात है, तो ये बताइए धरती मैया पॉइंट मास है क्या? धरती मैया और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो धरती मैया पॉइंट मास है क्या? अर्थ का मास 6.25 इंटू 10 टू द पावर 25 केजी होता है। अरे बात समझ आ रही है? लेकिन धरती मैया और सन के बीच का जो गैप है वो इतना ज्यादा बड़ा है कि भैया हम सन को भी पॉइंट मास ट्रीट कर लेते हैं और अर्थ को भी पॉइंट मास ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। तभी हम ये फॉर्मूला लगाते हैं F इक्वल्स टू gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और इस फॉर्मूले पर मैं बहुत ज्यादा आज डिस्कशन इस वजह से नहीं करूंगा क्योंकि इसी तरह का सेम एनालॉगस फॉर्मूला आपको पढ़ने को मिलेगा क्या? F इक्वल्स टू k q1 अपॉन r स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो जब आप ये फॉर्मूला पढ़ेंगे तो इसकी जितनी एप्लीकेशन है, इसकी जितनी एनालॉजी है वो सारी की सारी आप यहां से सीखोगे और यहां अप्लाई करोगे। मुझे समझ नहीं आता ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को 12वीं क्लास में रखना चाहिए था, 11वीं में क्यों रखा है? 12वीं क्लास में रखते तो ज्यादा अच्छा रहता, मतलब ठीक है, दोनों एक दूसरे के एनालॉगस है। तो यहां आपको इस फोर्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। जैसा आप यहां पढ़ेंगे बस चार्ज किससे रिप्लेस हो जाएगा? मास से, ठीक है। के किससे रिप्लेस हो जाएगा? जी से, और सब कुछ सेम रहता है। बस फर्क है कि ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है और ये बस केवल क्या होगा, ये बस अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। तो मैं बेसिक बातें कर रहा हूं, उसके बाद हम ग्रेविटेशन, कोर ग्रेविटेशन पर टिकने वाले हैं, ठीक है। फोर्सेस पर हम बहुत ज्यादा डीप डिगिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यही सेम डिगिंग आपको 12वीं क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करने और देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो भाई, तो इट इज वैलिड फॉर पॉइंट मास सिस्टम, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा दूसरी बात क्या है कि अगर अपने पास ये एक कोई बॉडी है, इसका मास m1 है, ये एक कोई बॉडी है, इसका मास m2 है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये मुझे पता है कितना है, ये मुझे पता है, ये है gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इनके बीच का गैप।
इनके बीच के गैप को r12 से मेंशन कर दिया जाए तो ये r12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं कोई तीसरी बॉडी लाकर यहां पर रख दूं, मैं कह रहा हूं कि ये तीसरी बॉडी m3 है, तो इस तीसरी बॉडी की वजह से पहली और दूसरी बॉडी के बीच में जो प्यार बना हुआ है F12 का, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला है? यहां से कंक्लूजन निकला है कि फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज, क्या बेटा, फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच का जो फोर्स है इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है, force between two bodies is independent of position and mass of third body। तीसरी बॉडी का क्या पोजीशन है, क्या मास है, उससे दो बॉडीज के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए ये एक बेसिक बात हो गई। अच्छा, और कुछ बेसिक बात क्या कर ले, और बेसिक बातें देख लेते हैं सर, देख लेते हैं, जितनी बेसिक चीजें हैं सब कवर कर लेते हैं। अगला क्या है? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, जो हमारे यूनिवर्स में एक्ट करता है, ये लगभग 99.9% टाइम इसका जो नेचर होता है ना, ये कैसा होता है पता है आपको? ये हमेशा सेंट्रीपिटल इन नेचर होता है। तभी कहा जाता है कि प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, ये जो हमारा सन का पूरा सोलर सिस्टम है, इसमें सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड घूम रहे हैं। सन किसके अराउंड घूम रहा है? सन भी जो है, ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी के अराउंड घूम रहा है, और हमारी गैलेक्सी एक कॉस्मोस के अराउंड गोल गोल घूम रही है। ठीक है, और ये जो कॉस्मोस से, खूब सारे कॉस्मोस से मिलकर यूनिवर्स बनता है, ये यूनिवर्स भी एक दूसरे के अराउंड गोल गोल घूम रहे हैं। ऐसी हाइपोथेसिस है, कोई जानता नहीं है कितना बड़ा यूनिवर्स है। ठीक है, चल, लेकिन एक ऐसे सिमेट्री बनाई गई है, तो सब कुछ गोल गोल घूम रहा है, सब कुछ सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूम रहा है। सर्कुलर नहीं एग्जैक्टली है तो वो हेलिकल, और इसी कॉन्सेप्ट पे कहा जाता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, चलिए वो सब बात की बातें, अभी हमको अपना बेसिक ज्ञान रखना है। ठीक है, और मुद्दे वाली बात क्या है, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए कि जो फोर्स होता है वो हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है, मतलब नेट फोर्स जीरो होता है, नेट टॉर्क जीरो होता है, तो हमारा लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों कंजर्व रहता है। और भाई उसका एक बेसिक क्वेश्चन कर लिया, और क्या पढ़ लिया कि इट इज वैलिड फॉर पॉइंट मास सिस्टम। ये जो फॉर्मूला है Gm1m2/r², ये पॉइंट मास सिस्टम के लिए वैलिड होता है। और क्या देख लिया सर? और देख लिया कि भाई साहब की दो मास बॉडीज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इसका तीसरी मास बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर अपने पास कोई n पार्टिकल सिस्टम है, इसका मास m1 है, ये एक दूसरा है इसका मास m2 है, ये एक तीसरा है इसका मास m3 है, ऐसे ये अपने पास एक mn है, और इधर अपने पास कहीं मान लीजिए, या इसको थोड़ा बाहर बना लेते हैं, यहां पर मान लीजिए, मैं कह दे रहा हूं कि यहां पर आपके पास एक मास है, यहां पर जिसका मास है आपके पास m। ठीक है, तो कहा गया इसके ऊपर जो सारे फोर्सेस लग रहे होंगे वो सब कैसे लग रहे होंगे? जिस लाइन के अलोंग जुड़े होंगे। तो देखो ये इस लाइन के अलोंग जुड़ा हुआ है, तो कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। अगर अट्रैक्टिव होगा, चलो सबका पहले लाइन जोड़ देते हैं, ये इस लाइन के अलोंग, ये इस लाइन के अलोंग, और ये इस लाइन के अलोंग जुड़ा हुआ है। और अगर ये ऐसे जुड़े हुए हैं तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, देखो इस पर इधर लगेगा F1, इस m0 पर इधर लगेगा F2, इधर लगेगा आपके पास F3, और इधर लगेगा आपके पास कितना? Fn। ठीक है, तो कहा गया कि इस m0 के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर m0, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट 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 Fn वेक्टर के। और इसी एक्सप्रेशन को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहा जाता है बेटा? इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये जाना जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के नाम से। ठीक है, चलिए भाई देख लेते हैं इसकी बेसिक कहानी क्या है। इसकी बेसिक कहानी एक क्वेश्चन के साथ आती है। मैं वो क्वेश्चन आपको दिखाता हूं जो लास्ट ईयर जेईई मेंस में पूछा गया था। वो क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा, मेंस 25 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट 2022 का सवाल है। क्या कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स A, B and C ऑफ मास 100 kg each are placed in straight line with AB and BC equals to 13 meter. The gravitational force on the fourth particle P of the same mass is F. ठीक है, when placed at distance 13 meter from the particle B on the perpendicular bisector of the line AC, the value of F will approximately be. ठीक है, कि द वैल्यू ऑफ F विल बी अप्रोक्सीमेटली कितना फोर्स होगा, उस F की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है।
तो सवाल हम शुरू कर रहे हैं, 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स, 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स है ए, बी एंड सी, और सबका मास कितना है? ये एक पार्टिकल है, इसका मास है 100 kg, ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्टिकल, उसका मास भी 100 kg, तीसरा पार्टिकल, उसका भी मास 100 kg। ये आपके पास ए रहा, ये आपके पास बी रहा, और ये आपके पास सी रहा, ठीक है। सब 100 kg के हैं, और सबके बीच का गैप कितना है बेटा? ध्यान से देखना, सबके बीच का गैप कह रहा है कि ये गैप भी आपके पास 13 मीटर है, ये गैप भी आपके पास 13 मीटर है, ठीक है। चलो भाई, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द फोर्थ पार्टिकल पी ऑफ द सेम मास इज एफ, ठीक है, व्हेन प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 13 मीटर फ्रॉम द पार्टिकल बी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AC। तो इस AC वाले लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो यही होगा। यहां पर 13 मीटर की हाइट पर एक और मास रख दिया गया जिसका मास कितना है? 100 kg, और इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो F के बराबर है, और वही नेट फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। तो हम कह रहे हैं कि भैया इन तीनों फोर्स, इन तीनों मास बॉडीज से ये कौन कौन सी लाइन के अलॉन्ग जुड़े? ये इधर जुड़ा हुआ है, ये इधर जुड़ा हुआ है, ये इधर जुड़ा हुआ है, तो फोर्स भी लगेगा भाई। कितना फोर्स लगेगा? इसको हम नाम दिए हैं ए, इसको हम नाम दिए हैं बी, इसको हम नाम दिए हैं सी। तो इधर जो फोर्स लगेगा वो होगा FA, इधर जो फोर्स लगेगा वो होगा FB, और इधर जो फोर्स लगेगा वो होगा FC। ये 13 है, ये 13 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये अपने पास सिंपल सी बात है 13√2 हो जाएगा। ये भी आपके पास 13√2 हो जाएगा, ठीक है। 13√2 मीटर, 13√2 मीटर, आपको इसके ऊपर फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप FA निकालेंगे। तो FA कितना हो जाएगा? तो FA हो जाएगा, मैं सारे मासेस को, सबको अभी मैं M लिख दे रहा हूं, लास्ट में मैं सबकी वैल्यू रख दूंगा। सारे M के बराबर है, ये भी M के बराबर है, तो जो FA होगा वो GM², ठीक है। और सारे गैप 13 सेंटीमीटर है ना, तो इसको A कर दो, तो ये भी तुम्हारा A हो जाएगा, और ये भी तुम्हारा A हो जाएगा। थोड़े जो होशियार लोग होते हैं वो इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं, बार बार 13 वेरा नहीं रखते, लास्ट में जाके कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। तो GM² अपॉन अपने पास ये कितना हो जाएगा? ये अपने पास A√2 हो जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा 2A², और यही बराबर होगा फोर्स ड्यू टू C के। देखो, फोर्स ड्यू टू, ये अपने पास B है, ये अपने पास C है, ये C है, और ये क्या है? B, ठीक है। फोर्स ड्यू टू C भी यही हो जाएगा, और फोर्स ड्यू टू B कितना हो जाएगा? फोर्स ड्यू टू B की बात करी जाए तो ये आपके पास हो जाएगा GM² अपॉन A²। तो अगर मैं FB को F कह लूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा? या ऊपर वाले को F कह लो, इस ऊपर वाले को F कह दो, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? ये मेरा 2F हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये आपके पास F है, ये आपके पास F है, और ये आपके पास कितना है? ये आपके पास 2F है। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो समझो क्या मिलेगा। इधर मेरे पास फोर्स लग रहा है F, इधर मेरे पास फोर्स लग रहा है F, और इधर मेरे पास फोर्स लग रहा है 2F। तो ध्यान से देखो, ये एंगल आपके पास 45 डिग्री है, ये एंगल भी आपके पास 45 डिग्री है। ऐसा कैसे कह रहे हैं? ये 13 है, ये 13 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 45 डिग्री होगा। ये 13 है, ये 13 है, तो ये भी कितना होगा? ये भी 45 डिग्री होगा। और अगर 45 होंगे तो इनका रिजल्टेंट आप देखोगे बेटा, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर ही आएगा। कितना आएगा? वो आएगा F√2। मतलब 90 डिग्री पे लग रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो F√2 होता है। सर नेट फोर्स कितना हो जाएगा सर? तो जब नेट फोर्स की बात आ जाएगी तो ये बराबर हो जाएगा 2F प्लस F√2, ठीक है। अब हम यहां से F को कॉमन कर लेंगे, और यहां पर अपने पास कितना हो जाएगा? 2√2, और F की वैल्यू है हमारे पास GM² अपॉन 2A² इंटू 2 प्लस √2, ठीक है सर। चलो बहुत बढ़िया। अब आपको करना क्या है? अब आपको वैल्यू रखनी है किसकी? G आपको पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। M आपको दे रखा है 100, तो 100 का स्क्वायर। 2 इंटू A आपको दे रखा है 13, तो ये 13 का स्क्वायर, प्लस अपने पास 2 प्लस √2 की वैल्यू 1.414, ये 3.414 हो जाएगा आपके पास। वैल्यू रखिएगा, सॉल्व करिएगा और आंसर निकालिएगा। बताइए इसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते? वैसे भी आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि आंसर आपको G के टर्म में दे रखा है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इतनी मैथमेटिक्स तो आपको आती होगी, समझ रहे बात? देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं जेईई मेंस में। आप बात समझ रहे हैं? ठीक है भाई। अब देख रहे हो लास्ट ईयर ही पूछा गया है, तो इसका मतलब है कि ये चैप्टर आसान है, ये चैप्टर आसान है, नो डाउट। अरे बात समझ आ रही? बात समझ आ रही? चले आगे बढ़े, आ जाओ सर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम की मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा थ्रू आउट माई लेक्चर। क्यों मैं बात नहीं करूंगा? क्योंकि भैया ये सब कुछ आइडेंटिकल आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पोर्शन में पढ़ने, समझने और देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं इसी पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस। मेंस 15 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2023 का सवाल क्या कह रहा है? टू आइडेंटिकल पार्टिकल ईच ऑफ मास m, सबका मास कितना है m, गो राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस a under the action of their mutual gravitational attraction, the angular speed of each particle will be। ध्यान से देख रहे हो, ध्यान से देखो तो इस सवाल में कुछ ऐसी बात नहीं है जो तुम ना कर पाओ। क्यों क्यों कह रहा कि दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, ईच ऑफ मास m, गो अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस a अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। सिंपल सी बात है, ये आपके पास मास m है, ये आपके पास दूसरा मास m है। अरे बात समझ आ रही है? अगर ये दोनों गोल गोल घूम रहे हैं जिनका रेडियस कितना है a है, तो ऑब्वियस सी बात है ये किसके अबाउट गोल गोल घूमेंगे, ये किस पॉइंट के अबाउट गोल गोल घूमेंगे? ये m है, ये m है, तो डेफिनेटली अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट गोल गोल घूमेंगे। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? मिड पॉइंट पर। और जब ये गोल घूम रहे हैं तो भाई a रेडियस पर गोल घूम रहे हैं, मतलब इनके बीच का गैप कितना होगा? इनके बीच का गैप हो जाएगा 2a। अरे क्लियर है? तभी तो सेंटर ऑफ मास a आएगा और इसी के अबाउट तो ये गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। कैसे काट रहे हैं देखना है, यही समझना है कि ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, और इसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है mv²/r। तो यहां कितना हो जाएगा? mv²/a। और ये इसके बराबर है, तो सेम एज यहां पर भी तो इतना ही फोर्स लग रहा है, तो यहां भी कितना होगा? mv²/a, क्योंकि यहां भी ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है। क्यों सेम है सर? क्योंकि ये जो फोर्स लगता है ये कैसे लगता है? ये एक्शन रिएक्शन पेयर में लगता है। तो बीच का गैप कितना हो जाएगा सर? बीच का गैप 2a हो जाएगा। अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये गोल गोल घूमेंगे। ऐसे बाइनरी स्टार्स होते हैं, एक का मास बड़ा होता है और एक का मास छोटा होता है। तो जिसका मास बड़ा होता है वो बड़े वाले ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और छोटा मास वाला छोटे ऑर्बिट के अबाउट गोल गोल घूम रहा होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, इन सब के बारे में और डिटेल में कहानी आएगी, पढ़ेंगे समझेंगे जब हम इसकी एनर्जी की बात कर लेंगे तब। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो यहां पर मास m है, इधर लग रहा है Fg, इधर लग रहा है Fg। बस सोचने वाली बात यही थी कि इनके बीच का गैप जो होगा वो 2a होगा। तो हम क्या जानते हैं? अगर हमसे डायरेक्टली क्या पूछ रहा है? एंगुलर स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, तो हम इसको कह लेंगे, इसका एक और फॉर्मूला होता है mr⍵² या ma⍵²। और मेरा जो ma⍵² होगा ये किसके बराबर होगा? ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। दैट इज gm²/2a का स्क्वायर करेंगे तो ये 4a² हो जाएगा। अच्छा भाई, यहां से अपने को ओमेगा निकालना है तो ये इधर कट जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √gm/4a³। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? √gm/4a³। डी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। मेंस 15 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2023 का सवाल आराम से सॉल्व करिए, खुश हो जाइए, घर जाइए और मौज काटिए। यही तो है, यही है जेईई मेंस। समझ रहे हैं? क्वेश्चंस आसान आता है, अगर आप इसको फील कर ले जाएंगे, समझ ले जाएंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। अब देखिए इसी पर बेस्ड एक और सवाल है, वो हम कराएंगे नहीं, वो आप खुद करके हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। सवाल क्या है? सवाल कह रहा है टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल विल बी। हर पार्टिकल का स्पीड क्या होगा? द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। अब क्या करना है भैया? अब गैप कर देना है 2r और रफ्तार की जगह लिख लेना है क्या? मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जगह जहां ओमेगा लिखे थे वहां mv²/r। ग्रेविटेशनल फोर्स को mv²/r के बराबर कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। निकालिएगा और मुझे इसका आंसर कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है सर, चले आगे बढ़े, आ जाओ। देखो अब उसके बाद आगे चलते हैं। देखो भाई एक और सवाल, देखो एक और सवाल क्या है? सवाल कह रहा है कि टू ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मास। समझ रहे हो? इतने आसान सवाल आते हैं जेईई मेंस में, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आसान क्वेश्चन मिलेगा। एक समझदार बच्चा है तो वो आराम से अपने 30 क्वेश्चंस में से 15 से 16 आसान क्वेश्चंस ढूंढ ले जाएगा, अगर उसको पूरा 11वीं क्लास और पूरा 12वीं क्लास प्रिपेयर है तो। और समझ रहे हो, अगर तुम 15 से 17 सवाल आसान ढूंढ ले जाते हो तो 15 ही मान के चलो, तो 15 या 45 चौक को 60 नंबर आपके फिजिक्स में हो गए। और 15 क्वेश्चन अगर आप केमिस्ट्री में पूरा कंटेंट ढूंढ के ले जाओ तो 120 नंबर हो गए। और अगर आपने 10 क्वेश्चन भी मैथमेटिक्स में सही निकाल दिया, समझ रहे, तो आपके पास कितना हो गया? आपके पास 160 नंबर हो गया। आपका परसेंटाइल लगभग 97-98 के करीब पहुंच जाएगा। पेपर थोड़ा सा अच्छा बन के आया तो 98-99 के करीब में भी जा सकता है। 98-99 तो नहीं जाएगा, बट 97 to 98 के बीच में आप आ जाओगे और उसमें आपको ठीक ठाक एनआईटी मिल जाएगी। अरे समझ रहे हो? अब बात यह है कि सर 99.9 ले आना है, तो सर 99.9 चाहिए तो उसके लिए आपको आपके कठिन सवाल भी लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको ये एक्सक्यूज नहीं देना पड़ेगा कि सर रोटेशनल मोशन कठिन चैप्टर है,
सर वेव्स वाला पोर्शन बहुत कठिन है, मेरे से नहीं हो रहा है, अगर ये आप बोलेंगे तब दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, 99.9 चाहिए तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा जेई मेंस के लिए। ठीक है, जेई एडवांस के लिए परेशान नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि अगर आप अपने जनवरी वाले पेपर में जेई मेंस में अगर आप 98-99 परसेंटाइल ले आते हो तो आपको ठीक ठाक एक NIT में ठीक ठाक ब्रांच मिल जाएगी। अब आपका करियर सिक्योर है। एक इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हाँ, हमको एक अच्छा कॉलेज मिल गया। अब उसके बाद हमको क्या खेलना है? अब उसके बाद हमको खेलना है जेई एडवांस के लिए। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। जेई एडवांस बहुत आसान होता है जेई मेंस के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि सर अगर पूरा पेपर देखा जाए तो पर सब्जेक्ट आपको 6 घंटे में 40 क्वेश्चन करने होते हैं एज एन एवरेज। ठीक है, और उन 40 क्वेश्चंस में से अगर आप पर सब्जेक्ट अगर आप 10 सवाल सही कर देते हो, ठीक है, फिजिक्स में 10 कर दो, केमिस्ट्री में 10 कर दो, मैथ्स में 10 कर दो, देख लो गेम हो जाएगा। 30 सवाल सही होने का मतलब है आपके पास 120 नंबर हुआ और 120 नंबर पे आपको ठीक ठाक IIT में ठीक ठाक ब्रांच मिल जाएगी। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कैसे आप एंट्री मार सकते हैं। समझ आ रहा है? इसी की समझ ना होना ही हमें सिलेक्शन से बाहर कर देता है, लेकिन जो समझदार होता है वो कर ले जाता है। ठीक है, तो समझदारी के साथ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, तब जाके मजा आएगा। ठीक, चलो आओ देखो। अब यहां पे कह रहा है टू ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मास प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ F। दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास सेम है, they both are placed at r distance apart, और मैं कह रहा हूं कि इनके बीच का जो फोर्स है वो है अपने पास gm स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, दैट इज इक्विवेलेंट टू F। फिर उसके बाद कंडीशन 2 कह रहा है कि एक में से मास को उठाकर दूसरे में रख दिया जा रहा है। कितने मास को? कह रहा है if 1/3 of mass on one object is transferred to the other object then the new force will be। तो यहां पर जो मास हो गया वो कितना हो गया? m प्लस m/3 हो गया, और यहां पर कितना हो गया? m माइनस m/3 हो गया। तो ये अपने पास हो गया 4m/3 और ये अपने पास हो गया 2m/3। अब फोर्स देखो कितना होगा, तो अब जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? जी m की जगह हो जाएगा 4m/3 और भाई दूसरे m की जगह हो जाएगा 2m/3 और इनके बीच का गैप कितना है? r स्क्वायर। तो अब जो आपके पास फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा gm स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 8/9। तो ये आपके पास जो f डैश निकल के आएगा वो निकल कर आएगा आपके पास 8/9 ऑफ f। f डैश कितना निकल के आएगा? दैट इज इक्विवेलेंट टू 8/9 ऑफ f एंड C विल बी योर राइट आंसर। मास्टर साहब इतना आसान सवाल जेई मेंस में पूछा जाता है क्या? हाँ सर मानिए पूछा जाता है। कितनी बार बताएं आपको? दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, ये थी आपके पास बेसिक कहानी किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स की, दैट इज F इट इज इक्वल टू gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, चलें आगे कहानी बढ़ाएं। अब जब हमारे पास अगली कहानी आती है वो आती है ग्रेविटेशनल फील्ड की। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड की, जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो भाई देखो क्या है। कहा गया भैया कि अगर आपके पास ये एक कोई मास है, ठीक है, इसका मास कितना है? m। अभी हम धरती मैया की बात नहीं कर रहे, अभी हम बेसिक ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या कहा गया कि अगर आपके पास ये कोई मास है m, ठीक है, चलिए अभी इसको और छोटा बना लेते हैं। धरती मैया इट इज लाइक पॉइंट मास। ठीक है, ये आपके पास m है, इसकी यहां से r डिस्टेंस पर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी? तो पहली बात तो याद रखिएगा कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी ये हमेशा मास बॉडी की तरफ होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मास बॉडी हमेशा अट्रैक्शन का फिनोमेना प्रोसेस करती है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन होगा वो हमेशा मास बॉडी की तरफ होगा। और अगर मास बॉडी की तरफ होगा तो इस Eg को डिफाइन किया जाता है कैसे? इस Eg को डिफाइन किया जाता है भाई F/m से। ठीक है, या F/m0 से। इसका क्या मतलब है? इसका बेसिक सा मतलब है कि अगर मैं यहां पर एक छोटा सा मास रख दूं m0, तो ये जो है इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा? वो लगेगा आपके पास gm इंटू m0 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये m0, इस m0 से ये m0 कट जाएगा, तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा ये आपका आ जाएगा gm अपॉन r स्क्वायर। बट ध्यान देने वाली बात है कि ये हमेशा मास की तरफ रहता है, तो यहां पर लगा रहता है माइनस साइन। ठीक, तो जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ की बात करते हैं, तो Eg इक्वल्स टू लिखा जाता है माइनस ऑफ g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं भाई, जब हम इस g की बात कर रहे हैं, इस ग्रेविटेशनल फील्ड में जब इस g की वैल्यू लिख रहे हैं, तो ये अपने पास हो जाता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11।
मास ऑफ अर्थ हो जाता है 6.25 इंटू 10⁻25 kg डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ हो जाता है, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर का स्क्वायर। ये आपके पास हो गया GME/r²। और यहां माइनस साइन लगा हुआ है, और जब आप इस सबको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आता है माइनस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट निकल के आती है। जब इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आई तो हमने कहा कि इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ये एक्सेलरेशन की यूनिट है, तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड का एक और नाम दे दो, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, कितने लोग कह रहे होंगे मास्टर साहब निकाल के बताइए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कष्ट है क्या? निकाल दें आपके लिए, आइए निकाल देते हैं सर। देखिए भैया, ये जो Eg है इसका यूनिट अपने को निकालना है GM/r²। जी का क्या होता है? जी का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, मास का आपके पास हो गया किलोग्राम, डिवाइडेड बाई आर का कितना हो गया? आर का हो गया आपके पास मीटर स्क्वायर। इस मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कट जाएगा। न्यूटन को क्या लिखते हैं? न्यूटन को लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई किलोग्राम डिवाइडेड बाई किलोग्राम का स्क्वायर। अरे देखो ना, किलोग्राम स्क्वायर कट गया, क्या बचा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बचा। इसी वजह से इस Eg का नाम रख दिया गया है G, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट करने का एक अलग फंडा है। वो फंडा क्या है? वो भी यूज करते हैं लोग। ठीक है, कहते हैं भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है, धरती मैया का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हो, मतलब ये तुम्हारे पास धरती मैया हो गई। कहां रही धरती मैया भैया? ये रही तुम्हारे पास धरती मैया। इनका रेडियस आपको पता है RE, और इसके ऊपर धरती मैया के ऊपर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास है ME। अरे ठीक है, चलो भाई, ये धरती मैया के सरफेस के ऊपर एक मास रखा हुआ है ME, तो ये धरती मैया इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होंगी कितने फोर्स से? दैट इज GME। ठीक है, इसको M0 कर लो। दिस वन इज द मास ऑफ अर्थ, कैपिटल M। ठीक है, तो यहां पर जो फोर्स लग रहा होगा, इस F की वैल्यू आपके पास हो जाएगी G इंटू M इंटू स्मॉल m0/r²। R किसका स्क्वायर? रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो, और ये जो नेट फोर्स होगा किसी भी बॉडी के ऊपर, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन को। और धरती मैया के एक्सेलरेशन को एक अलग नाम दिया गया, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पर नेगेटिव साइन लग के आता है क्योंकि ये यही बताता है कि ये जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? दैट विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर। ये हमेशा कैसा रहेगा? ये हमेशा आपका अट्रैक्टिव इन नेचर रहेगा। और फिर आप यहां से G की वैल्यू निकालेंगे, तो G की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? दैट इज माइनस ऑफ GM अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। और जब आप सारी वैल्यूज रखेंगे तो ये आपको मिलेगा माइनस 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अच्छा, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इस कैपिटल G के बीच के रिलेशन को लिखा जाता है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इट इज रिटन एज GM/r²। ठीक है, अगर रेडियस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं तो RE का स्क्वायर, अगर हम जनरल बात कर रहे हैं किसी भी प्लैनेट का तो ये हो जाता है आपके पास GM/r²। मतलब किसी भी प्लैनेट का अगर मुझे मास पता है, किसी भी प्लैनेट का अगर मुझे रेडियस पता है, तो वहां पर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वहां पर क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, वहां पर क्या ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, वो सब हम कैलकुलेट यहां से कर सकते हैं। दैट इज G इक्वल्स टू GM/r²। ठीक है, ये बेसिक एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा भाई, इसके बाद अपने सामने जो अपने जीवन में चैलेंज निकल कर आता है वो निकल कर आता है कि सर जब हम धरती मैया से ऊपर जाते हैं तो भाई ग्रेविटी बदलती है, डेप्थ में जाओ तब भी ग्रेविटी बदलती है, अगर हम अर्थ के ऊपर लोकेशन चेंज कर देते हैं तब भी हमारी ग्रेविटी बदल जाती है। अगर आप इक्वेटर से लेकर पोल की तरफ जाओगे तो आपकी अलग अलग जगह पर ग्रेविटी अलग अलग होगी। ठीक है, चलो भाई, तो कहा जा रहा है कि ये ग्रेविटी वेरी कैसे करती है? वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी। तो जब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी की, जब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ G की, तो देखो क्या है, हम जो बेसिक बातें जानते हैं, हम जानते हैं कि हाइट के साथ, देखो जो हम जानते हैं उसी पर हम बात कर रहे हैं और सब अभी हम प्रूव करेंगे। हम जानते हैं, जो हमको बचपन से पढ़ाया सिखाया गया कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है जो हमारी ग्रेविटी है वो घट जाती है। अच्छा, हम डेप्थ के साथ भी यही जानते हैं कि जैसे जैसे हमारा डेप्थ जो है वो बढ़ता है, जैसे हम सरफेस से डेप्थ में नीचे जाएंगे हमारी जो ग्रेविटी होगी वो घट जाएगी। अच्छा सर, ये दो तो जानते थे, लेकिन रोटेशन या लैटिट्यूड की बात करें, हाइट को एल्टीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, और भाई
डेप्थ को डेप्थ ही बोला जाता है, और ये आपके पास लैटिट्यूड है। तो लैटिट्यूड की जब बात करते हैं, जब हम पोजीशन बदल रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके पास धरती मैया है, ये धरती मैया की एक्सिस है, इस एक्सिस को बोला जाता है इक्वेटर, ठीक है, और इस एक्सिस को बोला जाता है पोल। अगर इक्वेटर से आप किसी लैम्डा एंगल पर होंगे तो, या किसी थीटा एंगल पर होंगे, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि यहां से आप थीटा एंगल पर होंगे, तो जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ता जाएगा, आपकी ग्रेविटी जो है वो बढ़ती जाएगी कि घटती जाएगी? ठीक है सर, हमको नहीं पता, नहीं पता। तो चलिए अभी मास्टर आपको पता दिलाता है, अभी मास्टर आपको पता दिलाता है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे मेरा जी बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक है, वैसे अगर आप अर्थ के शेप का आपको थोड़ा सा ज्ञान है तो आप डायरेक्टली इसी फॉर्मूले से बना सकते हैं। क्या भाई, अर्थ का जो शेप होता है वो ओवल होता है। ओवल होता है मतलब यहां पर आपका रेडियस ऑफ इक्वेटर आर ई होता है, यहां पर आपके पास रेडियस ऑफ पोल होता है। रेडियस ऑफ पोल जो है वो रेडियस ऑफ इक्वेटर से छोटा होता है, तो भैया जहां रेडियस छोटा होगा वहां पर ग्रेविटी ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे आपका ये थीटा बढ़ता जाएगा, आपकी ग्रेविटी धीरे 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 बढ़ती जाएगी। ये तो मैंने आपको अभी अंदाजा से बता दिया, ठीक है। लेकिन अब हम कैलकुलेशन के साथ जाएंगे कि सर ठीक है, हाइट बढ़ रही है, मेरा ग्रेविटी घट रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर यहां से मैं 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की हाइट पे चला गया, तो बताओ उस जगह पर एग्जैक्टली ग्रेविटी कितनी है। तो उस एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए हम लोग बात करते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पहली कंडीशन एट हाइट। ठीक है, तो रेफरेंस हमारा क्या है? रेफरेंस है हमारी धरती मैया। उसके बाद और प्लैनेट सिस्टम की भी हम बात कर लेंगे कि अगर हमारे पास ये धरती मैया है जिनका रेडियस कितना है, जिनका रेडियस है आर ई, ठीक है, इनकी सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मास आपको दे रखा है m, ठीक है, धरती मैया का मास आपको दे रखा है कैपिटल M, ठीक भाई। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठाकर h हाइट लेके जा रहा हूं। कितना लेके जा रहा हूं? इसको यहां से उठाकर h हाइट लेके जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो ग्रेविटी लग रही है वो g लग रही है, तो h हाइट पर आपकी ग्रेविटी g डैश हो जा रही है। तो इस ग्रेविटी की वैल्यू बताइए कितनी होगी? तो कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या वी नो दैट कि हमारा जो स्मॉल g होता है ये बराबर होता है gm अपॉन आर स्क्वायर के। तो स्मॉल g इक्वल्स टू gm अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो गया। दिस वन इज इक्वेशन नंबर ए। अच्छा, जब हम बहुत ऊपर चले गए, कितनी हाइट पर चले गए? h हाइट पर चले गए, तो आपकी ग्रेविटी बदलकर g डैश हो गई। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? gm अपॉन आर ई की जगह अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर बी। और अब क्या करना है? अब अपने को डिवाइड कर देना है। अगर हम b बाई ए कर दे, ध्यान से देखो, अगर हम b बाई ए कर दें तो g डैश बाई जी जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? gm से gm कट जाएगा, ये आपके पास बराबर हो जाएगा आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच के स्क्वायर। ठीक है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, क्या बात है सर। देखो बेटा जी, ओहो ओहो, बहुत थिक हो गया यार, इसको थोड़ा थिन कर दिया जाए क्या? यस, चलो इसको थोड़ा पतला कर देते हैं। आ जाओ, कलर बदल देते हैं। हाँ भैया, ठीक है, चलिए ये हो गया अपने पास g डैश अपॉन जी इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। तो यहां से हमारा जो g डैश निकल के आएगा, समझना, यहां से जो हमारा g डैश निकल के आएगा वो कितना निकल कर आएगा? वो g इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच के स्क्वायर के बराबर निकल कर आएगा। ठीक है, ये अपने पास एक एक्सप्रेशन हो गया किसका? ये एक्सप्रेशन हो गया जी का। लेकिन भाई मुद्दे वाली बात यह है कि कई बार आपको ऐसा लिखा मिलेगा, या बहुत बार जनरली आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि h इज फार लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है भाई, समझ रहे हो? 6400 किलोमीटर का मतलब है भाई साहब कि हम जो हाइट जनरली देखते हैं 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ये बहुत कम है एज कंपेयर टू 6400 किलोमीटर के। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारा जी डैश क्या हो जाएगा? तो अगर मेरा h बहुत छोटा हो जाएगा आर ई से, तो मैं इस आर ई को अगर नीचे ले आऊं तो मैं इसको लिख सकता हूं g इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। देखो, इस आर ई को नीचे लेकर आए, आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर आपके पास कितना हो गया? 1 हो गया, और ये h अपॉन आर ई का होल स्क्वायर बन गया। या फर्दर इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं g इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। मतलब इसको ऊपर ले जाओ। अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या मिलेगा? ऊपर लेके जाओगे तो आपको मिल जाएगा g डैश इक्वल्स टू, देखो आपको क्या मिल जाएगा? सिंपल सी बात है, आपको मिल जाएगा आपका g डैश, दैट इज g इंटू 1 प्लस
h बाई आर ई की पावर -2, और जो ऊपर पावर है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा g इंटू 1 माइनस 2 h बाई आर ई। ठीक है भाई, ये होता है अपने पास बाइनोमियल एक्सपेंशन की। अब ध्यान से देखो, अगर मेरा h बहुत छोटा है आर ई से, तो जो h बाई आर ई होगा ये बहुत छोटा होगा किससे? 1 से। अरे भाई, मेरा h आर ई से बहुत छोटा है, मेरा डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, तो ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी होगी। और अगर मैं कहूं कि 1 प्लस एक्स की पावर n है और मेरा x जो है वो बहुत छोटा है 1 से, तो ये बराबर हो जाता है 1 प्लस एन एक्स के, ड्यू टू बाइनोमियल एक्सपेंशन। इतनी बेसिक मैथमेटिक्स हमको पता है, इतनी बात हम जानते हैं। तो हमारे पास g डैश कितना निकल के आया? हमारे पास g डैश निकल के आया g इंटू 1 माइनस 2 h बाई आर ई। ये हमारे पास हमारा g डैश का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा सर, अब इससे सवाल क्या बनता है? इससे कुछ बेसिक सवाल बनते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि बताइए टोटल कितना ग्रेविटेशनल चेंज हुआ, तो नाम रखा जाएगा बेटा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल चेंज। क्या भाई? एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल चेंज। तो जब एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल चेंज की बात करी जाती है तो इसको लिख दिया जाता है g माइनस जी डैश। ठीक है भाई। अच्छा, आपसे पूछ ले क्या? आपसे पूछ ले फ्रैक्शनल चेंज इन जी। कितना फ्रैक्शनल चेंज हुआ किसमें? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। तो फ्रैक्शनल चेंज इन जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? जी माइनस जी डैश डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, अच्छा समझो, इसी चेंज की जगह अगर मैं लिख दूं फ्रैक्शनल डिक्रीज, ध्यान से देखो, फ्रैक्शनल डिक्रीज, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बुराई नहीं है इसमें। क्यों नहीं भाई? क्योंकि जैसे आपका हाइट बढ़ता जाएगा, आपका जो ग्रेविटी है वो घटता जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये फ्रैक्शनल डिक्रीज होगा। फ्रैक्शनल चेंज को आप क्या लिख सकते हो? फ्रैक्शनल डिक्रीज इन जी। अच्छा ठीक है भाई, और क्या? और इसी में लिख दिया जाता है परसेंटेज चेंज या परसेंटेज डिक्रीज इन जी। ठीक है भाई, परसेंटेज डिक्रीज इन जी की बात करी जाए तो यही हो जाएगा जी माइनस जी डैश डिवाइडेड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 100%। बहुत बार बच्चों को इन छोटी छोटी चीजों में दिक्कत रह जाती है, समस्या रह जाती है, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। सारे फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, बेसिक बातें हैं, ये आपको ऑलरेडी पता भी होंगी। अगर नहीं पता होगी तो यहां से आप इन सारी चीजों को रिकॉल और रिटेन कर सकते हैं। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? हाँ भैया, समझ तो सब आ रहा है मास्टर साहब, लेकिन क्या बताएं, समझ तो सब जाते हैं, लेकिन हम ना भटक जाते हैं, मेहनत नहीं कर पाते। थोड़ी देर में जब ज्यादा सिलेबस का कंटेंट देख लेते हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो पढ़ने का मन नहीं करता है। सर जब तक समझ आ रहा होता है ठीक है, अचानक से एक कठिन सवाल आ जाता है और फिर उसके बाद हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है। अरे भैया, ये आपके साथ केवल ऐसा नहीं हो रहा है, ये सबके साथ ऐसा हो रहा है। सबके साथ का मतलब 99.9% लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, और जिन 99.9% लोगों के साथ ऐसा हो रहा है वो सबके सब फेल हो जा रहे हैं। तो मतलब सर पास होने के लिए ऐसा नहीं होना पड़ेगा क्या? नहीं, पास होने के लिए ऐसा होगा। आपको मन करेगा कि आपसे ये सवाल नहीं लग रहा, आपको ये चैप्टर कठिन लग रहा है, छोड़ देते हैं, हटाओ ना यार। फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, फिर उसके बाद 2-2 दिन 3-3 दिन तक पढ़ाई नहीं करेंगे और फिर फेल हो जाएंगे। जो 0.1% बच्चा सेलेक्ट हो रहा है वो बस इस वजह से हो रहा है क्योंकि जब उसको लगता है कि ये चीज मुझे कठिन लग रही है, ये चीज मुझे नहीं आ रही है, तो मुझे ये कठिन क्यों लग रही है, जब वो सवाल ये खुद से पूछ लेता है ना, उसी समय उसका सिलेक्शन का निर्धारण हो जाता है। बस ये सवाल पूछना है कि ये मुझे कठिन क्यों लग रहा है। जैसे आपने क्यों क्वेश्चन किया, तुरंत आपका पूरा साइकोलॉजी उसको समझने में लग जाएगा, आपका पूरा मस्तिष्क का जितना जोर होगा वो उस चीज को समझने में लग जाएगा, और फिर आप बहुत आराम से उसको क्लियर कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप एफर्ट डालकर पढ़ाई कर रहे हैं तो, और आपका सिलेक्शन अश्योर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आइए सर, अब एक और वेरिएशन की बात करते हैं, दैट इज वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। अगर डेप्थ के साथ अगर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी कर रहा है तो कैसे वेरी कर रहा है। सब हम अर्थ के रेफरेंस में कर रहे हैं कि हमने कहा कि मान लीजिए ये आपकी धरती मैया है, थोड़ा इसमें बड़ा बनाते हैं धरती मैया को। ये आपकी धरती मैया है, अभी आपके पास एक छोटा सा मास ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। ठीक है, धरती मैया का रेडियस हमको पता है, धरती मैया का रेडियस हमको पता है भाई, क्या पता है? देखो धरती मैया कहां गई? ठीक है,
ये धरती मैया का हमको रेडियस पता है, धरती मैया का रेडियस हमको पता है, कितना पता है, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ इज आर। ठीक है, चलो भाई धरती मैया का मास हमको पता है, धरती मैया का मास हमको पता है m। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस मास ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां से d डेप्थ नीचे लेके आ रहे हैं। अगर हम d डेप्थ नीचे लेकर आ रहे हैं बेटा जी समझिएगा, अगर आप d डेप्थ नीचे लेकर आ रहे हैं, अब आप कहीं यहां आ गए, कहां आ गए सर, अब आप कहीं यहां पर आ गए। ठीक है, यहां से आप d डेप्थ नीचे आ गए तो इस पॉइंट पर अब धरती मैया का जो रेडियस रहा वो कितना हो गया, वो re माइनस d के बराबर हो गया, दैट इज द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। ठीक है, चलो भाई, तो जब इस मास को हम उठा के यहां से यहां ले आए तो हम कह रहे हैं इसके ऊपर यहां ग्रेविटी g लग रही है, यहां ग्रेविटी g डैश लग रही है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जब हम सरफेस पर थे, ध्यान से देखना, एट सरफेस आपका जो g है वो बराबर है gm अपॉन re के स्क्वायर के। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गया। लेकिन जब हम जा रहे हैं कहा, एट डेप्थ d आपका जो g डैश हो जा रहा है वो बराबर हो जा रहा है किससे, gm डैश अपॉन re माइनस d के स्क्वायर के। सर व्हाट इज m डैश, सर m डैश इज द मास ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। इस सेगमेंट का मास कितना है, इस सेगमेंट का मास जो है वो आपके पास m डैश है। ठीक है भाई, तो सर क्या बाहर वाला जो मास है वो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा है क्या, बाहर वाला मास जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है क्या, नहीं लगा रहा है, लेकिन नेट फोर्स कितना आ रहा है इस बाहर वाले मास की वजह से इस बॉडी के ऊपर, 0। तो मतलब बस केवल इसी मास की वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स आएगा और वो मास हो जाएगा m डैश। ठीक है भाई, ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर बी। अब हम इसमें एक कंडीशन कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, थ्रू आउट जो आपकी डेंसिटी है अर्थ की वो यूनिफॉर्म है। अगर थ्रू आउट अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो भाई साहब अगर आप इसको लिखेंगे तो g इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, g, अच्छा इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को यही डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा जल्दी इसको समाप्त करते हैं, या b बाई ए कर देते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर हम b बाई ए कर देंगे, ध्यान से देखो, b बाई ए कर देंगे तो ये अपने पास g डैश बाई g किसके बराबर हो जाएगा, तो सर ये बराबर हो जाएगा अपने पास m अपॉन m डैश, m डैश अपॉन m। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई re अपॉन re माइनस d का स्क्वायर, इधर लिख लें re स्क्वायर अपॉन re माइनस d का स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये हो गया। अब मास का सारा गेम है, अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो मास इक्वल्स टू हम क्या लिख लेते हैं, मास इक्वल्स टू लिख लेते हैं बेटा जी हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इक्वल्स टू लिख दिया जाता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो क्या मिलेगा, तो जी डैश बाई जी इक्वल्स टू, ये अपने पास कितना है m डैश, तो m डैश कितना हो जाएगा, मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, मतलब re माइनस d का क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाई रो इंटू 4/3 पाई re का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई re स्क्वायर अपॉन re माइनस d का स्क्वायर। अब re माइनस d के स्क्वायर से re माइनस d का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इस रो से ये रो कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो g डैश बाई जी आपके पास हो जाएगा re माइनस d बाई re। ठीक है, तो मतलब g डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g इंटू 1 माइनस d बाई re। इसमें कोई सी भी कंडीशन नहीं है कि अगर आपका d बहुत छोटा हो जाए, अगर आपका d बहुत बड़ा हो जाए, हर सिचुएशन में आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो डेप्थ में यही रहेगा, g डैश इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस d बाई re, कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। ठीक है भाई, बात मोटी मोटी समझ आ रही है। चलिए मास्टर साहब आ तो रही है, g डैश इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस d बाई re हमने लिख दिया। अच्छा सर, क्या सब कुछ वैसे ही रहेगा, हाँ भाई, जैसे जैसे मेरा डेप्थ बढ़ेगा मेरा जो g है वो घटेगा। ध्यान से देखो, जैसे जैसे मेरा d बढ़ेगा ये मेरा न्यूमरेटर बढ़ेगा, मेरा डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, ये वैल्यू बढ़ेगी तो 1 में से बड़ी वैल्यू माइनस होगी तो मेरा g छोटा होगा। डेप्थ के बढ़ने के साथ साथ ग्रेविटी बढ़ेगी। अच्छा ग्रेट, अगर हम अर्थ के कोर के सेंटर पर पहुंच जाएं जहां मेरा d re के बराबर हो जाए तो मेरा जो g डैश होगा वो कितना हो जाएगा, मेरा g डैश 0 हो जाएगा।
ठीक है। अभी इसी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि अगर अर्थ की डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, एक टनल बना लिया जाए उतने बड़े मास का, उसके सेंटर से पास होता हुआ, और एक मास ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ दिया जाए, तो वो मास ऑब्जेक्ट जब नीचे जाएगा ना, तो भाई नीचे जाएगा तो वो एसएचएम परफॉर्म करने लगेगा नीचे से लेके ऊपर तक। अरे बात समझ आ रही है? ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, और अगर ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा तो सवाल पूछ लेगा बताओ टाइम पीरियड क्या होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नीचे आ रहा है ग्रेविटी घट रही है, सेंटर तक घटते घटते कितनी हो जा रही है? 0 हो जा रही है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? फिर जैसे वो नीचे जा रहा है फिर ग्रेविटी धीरे धीरे बढ़ रही है। अरे बात समझ आ रही है? जैसे जैसे नीचे जाएगा पुल बढ़ता जाएगा, एक समय आने के बाद फिर रुक जाएगा, फिर ऊपर आना शुरू करेगा, और ऐसे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर सकता है, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर सकता है, और उस सिचुएशन में आपको टाइम पीरियड निकालने का सवाल बन सकता है, जो बनेगा अभी ग्रेविटेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक कहानी रही। सर वही सेम चीज यहां पर भी रिपीट होगी कि अगर आपको एब्सोल्यूट डिक्रीज देखना है, एब्सोल्यूट डिक्रीज देखना है, तो एब्सोल्यूट डिक्रीज के लिए आपके पास कितना हो जाएगा? फॉर्मूला G माइनस G डैश हो जाएगा। अगर आपको फ्रैक्शनल चेंज देखना है, फ्रैक्शनल चेंज देखना है, तो जो फ्रैक्शनल चेंज होगा या फ्रैक्शनल डिक्रीज होगा, कितना फ्रैक्शन घट गया, कितने टाइम्स घट गया, फ्रैक्शनल डिक्रीज की बात करी जाएगी, तो ये हो जाएगा G माइनस G डैश डिवाइडेड बाई G। और अगर आपका परसेंटेज डिक्रीज देखा जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज देखा जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा G माइनस G डैश डिवाइडेड बाई G मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये है आपके पास पूरा ग्रेविटेशन का वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ। ठीक है, अच्छा सर एक और बात कर लेते हैं, एंड द लास्ट वन दैट इज वेरिएशन ऑफ G विथ लैटिट्यूड। वेरिएशन ऑफ G विथ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब यह है कि धरती मैया में कहीं किसी पोजीशन पर आप हैं, और भाई धरती मैया गोल गोल घूम रही है, जिस पोजीशन पर है उस गोल गोल घूमने की वजह से, धरती मैया के गोल गोल घूमने की वजह से हमारी अलग अलग पोजीशन पर ग्रेविटी अलग अलग हो जाती है। आइए इस कॉन्सेप्ट को फील करते हैं। फील क्या है कॉन्सेप्ट का? कि भाई साहब ये आपके पास धरती मैया है जो दिख रही है कैसे? सर्कल के या स्फेयर के शेप में, लेकिन वो है नहीं एग्जैक्टली। ठीक है, इनका रेडियस आपको पता है RE। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। यहां पर हम कह रहे हैं कि ये आपके पास जो लाइन है, इस लाइन को बोला जाएगा इक्वेटर, और इस वाली लाइन को बोला जाएगा आपके पास पोल। ये आपकी लाइन हो गई इक्वेटर, ये लाइन आपके पास पोल हो गई, और हम कह रहे हैं कि हम इक्वेटर से थीटा एंगल पर एक मास ऑब्जेक्ट रख दिए हैं जिसका मास है m। ठीक है भाई, इसका मास है कितना? m। तो अगर ये m मास के ऊपर फोर्स देखा जाएगा तो इधर की तरफ फोर्स कितना लगेगा? इधर की तरफ आपके पास फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि ये धरती मैया ओमेगा रफ्तार से गोल गोल घूम रही हैं। तो भाई साहब देखिए, ये इस गोले का चक्कर काट रहा है। रेडियस कितना है? स्मॉल r। अर्थ का रेडियस है कैपिटल RE। ठीक है, तो भाई ये एंगल थीटा है। मैं इस लाइन को ऐसे आगे खींच दे रहा हूं, ये थीटा है, ये भी आपके पास थीटा हो जाएगा। यहां आपके पास जो फोर्स लग जाएगा वो लग जाएगा mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, और v की वैल्यू किसके बराबर है? v की वैल्यू r ओमेगा के बराबर है। तो आप चाहिए तो mv स्क्वायर बाई r लिख लीजिए, नहीं अगर आप चाहते हैं तो इसको mr ओमेगा स्क्वायर लिख लीजिए। इस रेडियस के अबाउट गोल गोल घूम रहा है, और इसके ऊपर इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। वो कितना लग रहा है? वो धरती मैया लगा रही है अपने सरफेस की वजह से, दैट इज mg। ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही होगा आपके पास mg डैश। क्या होगा भैया? ये हो जाएगा आपके पास mg डैश, और यहीं से आपको g डैश की वैल्यू मिलेगी। तो भैया ये कितना होगा? ये आपके पास एंगल थीटा है, ये आपके पास एंगल थीटा है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूं। देखो, ये मेरे पास पूरा एंगल थीटा है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो मैं कह रहा हूं कि धरती मैया सरफेस पर अपनी रेडियस की तरफ एक फोर्स लगा रही है mg, और एक फोर्स इधर इसके गोल गोल घूमने की वजह से लग रहा है, और वो लग रहा है mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर इस r की वैल्यू अपने पास कितनी है? तो देखो भाई, ये आपके पास थीटा है। ठीक है, तो मतलब ये भी आपके पास थीटा होगा, तो इस r की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी r cos थीटा। ये आपके पास हो जाएगा r cos थीटा। ठीक है, चलो भाई, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास mg डैश। भाई ये जो एंगल है आपके पास, ये है आपके पास 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा है, तो आपके पास mg डैश किसके बराबर हो जाएगा? सर mg डैश का स्क्वायर, ये जो नेट फोर्स है, ये बराबर हो जाएगा किसके? ये बराबर हो जाएगा अपने पास mg स्क्वायर प्लस m स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, m स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा की पावर 4,
और फिर उसके बाद प्लस 2 इंटू एम जी इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा। और cos 180 माइनस थीटा जो होता है ये माइनस cos थीटा के बराबर होता है। तो यहां से हमको मिल जाएगा g डैश का स्क्वायर, देखो यहां एम स्क्वायर, यहां एम स्क्वायर, यहां एम स्क्वायर, यहां एम स्क्वायर, सबको काट दिया, तो g डैश का स्क्वायर विल बी इक्वल टू g स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 है, तो मैं कह रहा हूं इसको आर ओमेगा स्क्वायर की पावर, या आर की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा, ठीक है, आर कॉस थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है भाई। क्यों, आर स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 है, तो आर इंटू ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो, तो ये आर कॉस थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्यों ऐसा लिख रहे हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। cos 180 माइनस थीटा जो होता है ये माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, और यहां से अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 2g, आर की जगह हम आर कॉस थीटा लिख लेंगे, तो ये अपने पास हो जाएगा 2g आर ओमेगा स्क्वायर, और cos 180 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ आया कैसे, ये एम स्क्वायर हो गया था, गायब हो गया, ये जी और ये आर की जगह हमने लिख दिया आर कॉस थीटा, cos 180 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यहां भैया cos 180 माइनस थीटा को जब माइनस कॉस थीटा करेंगे तो ये वाला माइनस यहां आ जाएगा, सिंपल बेसिक गणित है। ठीक है, चलो बच्चा आ जाओ, अब देखो, अब ये जी डैश का स्क्वायर जो है ये किसके बराबर हो गया, जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2gr ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा सर, जब बात आती है ये ओमेगा कैलकुलेट करने की, तो ध्यान से देखो इस ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी। तो जब हम ओमेगा की बात करते हैं तो ओमेगा हो जाता है 2π/t। ठीक है, चलो भाई 2π/t की बात करेंगे तो टाइम कितना लगता है, धरती मैया को एक चक्कर गोल घूमने में 24 घंटा लगता है ना, तो 24 और 1 घंटे में कितने सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। तो ये अपने पास हो गया 24 इंटू 3600, मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी, किससे, 1 से। अगर ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी आ रही है, आप समझो इतनी छोटी होगी कि अगर इसमें आप रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, आप देख रहे हो ये ओमेगा मिला है आपका, अगर आप इसका 4 टाइम्स करोगे, ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, और अगर आप उसका 4 टाइम्स करोगे तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, और उसमें अगर आप आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दोगे ना तब भी ये वैल्यू बहुत छोटी रह जाएगी। तो हम क्या कर देते हैं, हम इस पोर्शन को इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं कि अगर हम आर ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे ना, आर ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो देख रहे हो अपने पास ओमेगा कितना आया है, ये आया है 2π/24 इंटू 3600 इंटू 2π/24 इंटू 3600 मल्टीप्लाइड बाई 6400 किलोमीटर, तो 6.00 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, 10 टू द पावर 3, 6400 इंटू 10 टू द पावर 3। तो यहां से देखो ना, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और फिर एक दो जीरो से ये पावर कट गया, और अभी इतनी बड़ी वैल्यू को 2 to 4π इंटू 64 से डिवाइड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 से छोटा आएगा, और अगर 1 से छोटा आएगा उसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम कहते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 के हो जाता है, और जैसे ही इसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 लिख देते हैं, हमारा जी डैश क्या आ जाता है, हमारा जी डैश आ जाता है, या जी डैश का स्क्वायर आ जाता है अपने पास जी स्क्वायर। ध्यान से देखना, जी डैश का स्क्वायर कितना आ जा रहा है, ये अपने पास आ जा रहा है जी स्क्वायर प्लस, ये तो अपने पास 0 हो गया, ये माइनस 2gr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ना, ये देखो 2g आर स्क्वायर नहीं, आर ओमेगा स्क्वायर, हाँ ठीक है, आर स्क्वायर नहीं है, ठीक है, 2gr ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर कितना कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम कह रहे हैं सब में से जी स्क्वायर कॉमन कर लो, अगर सब में से जी स्क्वायर को कॉमन कर लोगे तो ये क्या बचेगा, जी स्क्वायर को कॉमन कर लोगे तो 1 माइनस 2g स्क्वायर कॉमन कर लिया तो 1 माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसको जब अंडर रूट करोगे तो जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, और यहां पर कितना है ये कॉस स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 1/2, और अभी भी मुझे पता है कि मेरा r ओमेगा स्क्वायर 1 से छोटा है,
और उसको मैं g से 9.8 या 10 से डिवाइड करूंगा, ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो मतलब हम बाइनोमियल लगा सकते हैं, पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो g डैश अपने पास आ जाएगा g इंटू 1 माइनस 1/2 ऑफ 2 इंटू आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई g इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो g डैश की वैल्यू आ जाएगी g इंटू 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाई g कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ये अपने पास आ गया, ये अपने पास आ गया जी डैश। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि भैया ये बताओ कि ये जो धरती मैया का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अगर हम अर्थ के एक्चुअल शेप की बात करें, धरती मैया के एक्चुअल शेप की बात करें, तो अर्थ का शेप कुछ इस हिसाब से, ये गोला नहीं है, समझिएगा। हाँ, अब ठीक है, ये जो है ये आपके पास इक्वेटर का रेडियस है और ये आपके पास पोल का रेडियस है। एक आपके पास इक्वेटर का रेडियस है, एक आपके पास पोल का रेडियस है। क्या दोनों जगह ग्रेविटी सेम होगी या दोनों जगह ग्रेविटी अलग अलग होगी? तो सर दोनों जगह ग्रेविटी अलग अलग होगी। कैसे पता चलेगा? जब हम बात करेंगे ग्रेविटी एट इक्वेटर की, तो मेरा जो थीटा होगा वो किसके बराबर होगा? ग्रेविटी एट इक्वेटर की जब आप बात करेंगे, ग्रेविटी एट इक्वेटर की जब आप बात करेंगे, तो यहां पर आपका जो थीटा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ग्रेविटी एट इक्वेटर की बात करेंगे तो आपका थीटा 0 हो जाएगा। देखो ना, जब इक्वेटर पे आ जाओगे तो ये आपका थीटा 0 हो जाएगा, और जब थीटा 0 हो जाएगा तो ग्रेविटी एट इक्वेटर कितना हो जाएगा? ग्रेविटी एट इक्वेटर हो जाएगा g इंटू 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई g, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये आपके पास हो गया g इक्वेटर। दिस इज द मिनिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब पूरे अर्थ सरफेस पर सबसे कम ग्रेविटी कहां होती है? सर वो इक्वेटर पे होती है। ठीक है, अच्छा सर, अगर ग्रेविटी एट पोल निकालना होगा, मान लीजिए आपको ग्रेविटी एट पोल निकालना है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? ये आपके पास कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा g इंटू 1 माइनस ये इक्वेटर का रेडियस है आर ई क्यू लिख लेंगे, पोल के रेडियस पे क्या लिख लेंगे? 1 माइनस आर पी इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू कॉस 90 डिग्री का स्क्वायर, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ग्रेविटी एट पोल विल बी इक्विवेलेंट टू जी हो जाएगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे क्लियर है? इस जी की वैल्यू जब हमने कैलकुलेट की थी तो ये हमारे पास आया था 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे क्लियर है? जब ये तब निकल के आया था जब हमने क्या किया था, जब हमने कहा था कि हमारी पूरी की पूरी धरती कैसी है? स्फेरिकल है। अगर अलग से ऐसे लिखने के लिए आता है तो हम तब जब जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं तो पोल के लिए एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज जी एम पी अपॉन आर पी का स्क्वायर, और इक्वेटर के लिए और फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज जी एम इक्वेटर अपॉन आर इक्वेटर का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले यूज करते हैं। अच्छा, यहां से कई बार हमको डायरेक्टली इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन मिल जाता है, जी एट पोल अपॉन जी एट इक्वेटर इक्वल्स टू आर एट इक्वेटर का स्क्वायर अपॉन, ये मास तो अर्थ का है ना यार, मास का तो कोई मतलब ही नहीं है, मास जीएम अपॉन आर पी स्क्वायर, और ये जीएम अपॉन आर इक्वेटर का स्क्वायर, जीएम से जीएम कट जाएगा, आर इक्वेटर का स्क्वायर अपॉन आर पोल का स्क्वायर। कई बार हमको सिंपल यहां से सवाल मिल जाता है। इतनी सारी कहानी सिखाने और बताने के पीछे बेसिक कारण यही था कि सरफेस के ऊपर सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल होती है और सबसे कम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर होती है। जेईई मेंस में डायरेक्टली इस लाइन से सवाल पूछे गए। अरे बात समझ आ रही? आज का हमारा ये था पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कंटेंट। अब देखते हैं कि ये जो हमने सीखा है इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास एक सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? A planet has double the mass of the Earth. Its average density is equal to that of Earth. An object weighing W on Earth will weigh on that planet. ये थोड़ा सा मिक्स हो गया है फॉन्ट की वजह से, WEIGH है, ठीक है। On that ये THAT है और ये PLANET है, और ये तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। इतनी अंग्रेजी तो आप कर ही सकते हैं सर। बढ़िया सवाल है ये। मेन 6 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2023 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। चलो देखो, क्वेश्चन में कंडीशन लगाई गई कि अपने पास एक प्लैनेट है जिसका मास जो है वो डबल ऑफ द अर्थ के मास के। इट्स एवरेज डेंसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ। डेंसिटी बराबर है, डेंसिटी ऑफ अर्थ जो है वो किसके बराबर है? वो डेंसिटी ऑफ प्लैनेट के बराबर है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एन ऑब्जेक्ट वेइंग डब्ल्यू ऑन अर्थ, तो जो उसका वेट डब्ल्यू पे है, डब्ल्यू वेट है, वो किसके बराबर है? वो बराबर है जी एम इंटू स्मॉल एम, दैट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई
आर ई का स्क्वायर, ये आपके पास हो गया अर्थ पर इसका मास। ठीक है, जब यही एम मास का ऑब्जेक्ट, ये मास ऑफ अर्थ है, जब यही एम मास का ऑब्जेक्ट दूसरे प्लैनेट पर पहुंचा तो वहां जो उसका वेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा जी एम पी इंटू स्मॉल एम अपॉन आर पी का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब हम कह रहे हैं 2, ये b कर लो, इसको a कर लो, अब यहां पर b बाई a कर दो, तो जब b बाई a करोगे तो w डैश किसके बराबर हो जाएगा, w डैश बाई w जो होगा ये बराबर हो जाएगा आपके पास r रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। देखो भाई, ये इसको डिवाइड कर रहे हो, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, इससे इस m से ये m कट जाएगा और ये मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ हो जाएगा। तो मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ का रेशियो दे रखा है अपने पास कितना, डबल कह रहा, प्लैनेट हैज डबल द मास ऑफ अर्थ, मतलब W डैश बाई W जो निकल कर आएगा वो आपके पास निकल कर आएगा 2 इंटू आर ई का स्क्वायर अपॉन आर पी का स्क्वायर। अब आपको आर ई का स्क्वायर, तो ठीक है भाई, जब तक प्लैनेट का रेडियस आपको अर्थ के रेडियस के फॉर्म में नहीं मिलेगा तब तक आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो सर उसके लिए हमको क्या दे रखा है, सर उसके लिए हमको दे रखा है डेंसिटी का रिलेशन। क्या है डेंसिटी का रिलेशन, कह रहा है कि दोनों की डेंसिटी बराबर है। अगर दोनों की डेंसिटी बराबर है मतलब डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ प्लैनेट कितना है, दैट इज mp। ठीक है, इट इज 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, तो हमने क्या लिख दिया, हमने इसको लिख दिया 2 टाइम्स me डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर पी का क्यूब इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर ई का क्यूब। me से me कट जाएगा। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, 4/3 पाई से ये कट जाएगा और आपको मिल जाएगा आरपी का क्यूब इक्वल्स टू 2 टाइम्स आर ई का क्यूब, मतलब आरपी विल बी इक्विवेलेंट टू 2 की पावर 1/3 ऑफ आर ई। अब इस वैल्यू को उठा के यहां रख दो, इस वाली वैल्यू को उठाओ और यहां रख दो, तो W डैश अपॉन W तुमको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 टाइम्स आर ई का स्क्वायर अपॉन आरपी की जगह कितना हो जाएगा 2 की पावर 2/3 इंटू आर ई स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, 2 की पावर 2/3 ऊपर जाएगा माइनस 2/3 हो जाएगा, तो ये आपके पास 2 की पावर 1/3 आ जाएगा। W डैश इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3 ऑफ 2 की पावर 1/3 ऑफ W। ये मेरे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। W डैश दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 ऑफ W। तो मतलब अपने पास सही आंसर कौन सा हो जाएगा, अपने पास सही आंसर हो जाएगा सी। सर देख रहे हो, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बस आपको आना चाहिए। मेन 6 अप्रैल शिफ्ट 2023 का बढ़िया और आसान सवाल। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 100 न्यूटन, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट व्हेन इट टेकन एट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इक्वल टू 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज। अगर हम इसको उठाकर रेडियस के अर्थ के 1/4 पर लेकर चले जाएं ऑब्जेक्ट को, तो बताना है उस समय उस बॉडी का वेट कितना होगा। ठीक है, तो ग्रेविटी निकालो, उससे काम बन जाएगा। तो अब हमारे पास हाइट पर ग्रेविटी के 2 फॉर्मूले हैं, एक क्या है जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर, और एक फॉर्मूला है अपने पास जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर ई। अब बच्चा कंफ्यूज कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं मास्टर साहब, तो भैया याद रखिएगा कि जब आपकी हाइट कंपैरिजन में हो रेडियस के, कंपैरिजन का सेंस ये है कि अगर हाइट रेडियस के 10% से ज्यादा है, 5% 10% तक ये काम करता है ये फॉर्मूला। ठीक है, इफ h is up to कहां तक भैया 10% ऑफ आर, अगर 10% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। वैसे 5% से 10% का लिमिटेशन होता है, चल जाता है उसमें। ठीक है, लेकिन अगर 10% से ज्यादा आ गया तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहां कितना है 1/4 ऑफ रेडियस यार, 1/4 मतलब 25%। अरे समझ रहे हो, 25% है तो आपको यहां पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू आर ई की वैल्यू कितनी, रेडियस ऑफ अर्थ अपने पास, रेडियस ऑफ अर्थ कितना अपने पास दैट इज आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच की जगह कितना हो जाएगा, एच की जगह आर ई बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 जा अपने पास कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। या अभी इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, 4 1 में 4 1 5, आर ई स्क्वायर कट जाएगा, तो जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू 16/25 आ जाएगा। तो वहां पर जो ग्रेविटी हो जाएगी वो g इंटू 16/25 हो जाएगी। और अगर ऐसा हो जाएगा बेटा जी तो देखो
देखो क्या होगा, W किसके बराबर है, W किसके बराबर है, दैट इज mg, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपके पास 100 न्यूटन के। ठीक है, तो भैया आपका जो W डैश होगा वो किसके बराबर होगा, वो mg डैश के बराबर होगा, और mg डैश किसके बराबर है, वो बराबर है mg इंटू 16/25, और ये आपके पास है किसके बराबर, ये आपके पास mg जो दिख रहा है ये mg बराबर है 100 के, तो 100 इंटू 16/25, 100 इंटू 16/25, 25 चौक को 100, और 16 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 64 न्यूटन। तो सही आंसर आपके पास डी हो जाएगा, दैट इज 64 न्यूटन। आसान साधारण सिंपल सवाल कब पूछा गया, मेन 6 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट 2023 का सवाल देख रहे हैं सर। अगला आ जाइए, ये भी मेंस 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2023 का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ इज 400 न्यूटन, then the weight of the body when it takes to a depth half the radius of the earth will be। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जी डैश का फॉर्मूला g इंटू 1 माइनस डी बाई आर, खत्म बात। तो जी डैश ये g हो जाएगा, 1 माइनस डी की जगह r/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो जी डैश की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये g/2 आ जाएगी। तो अगर 400 न्यूटन सरफेस पर था तो 200 न्यूटन r/2 रेडियस पर हो जाएगा। बढ़िया सवाल, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगाइए, खुश हो जाइए और घर जाइए। देख रहे हैं ये भी 2023 का ही सवाल है, अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, 8 मई का, 8 अप्रैल का। द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h above the earth if h is far less than radius of earth is given by, थोड़ा मिक्स हो गया है फॉन्ट। हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, अगर मेरा h बहुत छोटा हो जाए r से तो g डैश इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। ये भी कब का है, ये भी 2023 का सवाल है। देख रहे हैं पेपर का स्टैंडर्ड धीरे धीरे नीचे आ रहा है। आसान चैप्टर से आसान सवाल ही पूछा जा रहा है, आसान चैप्टर से कॉम्प्लिकेटेड सवाल कम पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशन से अच्छे सवाल नहीं बन सकते। हमारा लेक्चर धीरे धीरे आगे बढ़ने दीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं कि ग्रेविटेशन से कैसे सवाल बन सकता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलिए आइए एक और सवाल देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है assuming the earth to be sphere of uniform mass density, the weight of a body at depth d equals to r/2 from the surface of earth if its weight on surface of earth is 200 न्यूटन। अभी जस्ट सेम सवाल करके आए, r/2 रेडियस डेप्थ पर वेट जो है वो आधा हो जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 100 न्यूटन। देख रहे हो बिना पेन चलाए सवाल लग जा रहे हैं। क्लियर है, चलो अगला सवाल देख लो। अगला सवाल क्या कह रहा है, the radii of two planets A and B and radius r and 4r and their densities are rho and rho/3 respectively. The ratio of acceleration due to gravity at their surface GA and GA is to GB निकालना है। सरफेस पर इनके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो क्या होगा। तो हम कह रहे हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं G इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर। तो भैया GA इक्वल्स टू GMA अपॉन RA स्क्वायर हो जाएगा, और GB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, GMB अपॉन RB का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन ये A हो गया, ये आपके पास इक्वेशन B हो गया। दोनों को डिवाइड कर दो, GA बाई GB लिखोगे तो कितना मिलेगा, G से G कट जाएगा, ये आपको MA बाई MB मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, RB स्क्वायर अपॉन RA स्क्वायर। लो भैया, और मास को क्या लिख सकते हो, मास को लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, चलो भाई, तो देखो क्या मिलेगा यहां से। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो GA अपॉन GB इक्वल्स टू MA, मास ऑफ A कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है, डेंसिटी है रो, और वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई r क्यूब A का है। ठीक है, चलो भाई, जब आप MB लिखोगे तो MB की डेंसिटी कितनी है, ρ/3, रेडियस कितना है 4/3 पाई r क्यूब, मतलब 4 चौक को 16, 16 चौक को 64 r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर RB की वैल्यू कितनी है, RB की वैल्यू आपके पास 4r, तो 4r का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 4 चौक को 16r स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये अपने पास RA कितना है, इट इज r स्क्वायर। तो इस r स्क्वायर से r स्क्वायर, इस क्यूब से ये क्यूब, इस पाई से ये पाई, 4/3 से 4/3, रो से रो। ठीक है, इस 16 से ये कितना हो जाएगा, ये 16 चौक को 64 हो जाएगा, ये आपके पास 3 बच जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 रह जाएगा, और आपके पास आंसर हो जाएगा GA बाई GB इक्वल्स टू 3/4। ध्यान से देखिए, कुछ और तो बचा नहीं, ये 3 ऊपर चला जाएगा भाई, तो GA बाई GB आपके पास आ जाएगा 3/4, और फिर आपका C जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा।
मेंस 11 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट 2023 का क्वेश्चन है। देख रहे हैं सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होकर पूछे जा रहे हैं। कई बार बच्चा तो समझदार होता है ना, वो किसी तरह से ढूंढ लेता है। अगर उसका शिफ्ट बाद में आता है ना, तो वो क्या करता है, अपने पहले शिफ्ट वाले पेपर्स को सॉल्व करके जाता है, या एक दिन 2 दिन बाद एग्जाम हो रहा है तो अपने प्रीवियस शिफ्ट के पेपर्स को सॉल्व करके जाता है, तो उसको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चले आगे बढ़े, आ जाओ। देखो सर, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू अ हाइट above the surface of earth at a distance of 5/4 r from the center of the earth where radius of earth is 6400 kilometer. The percentage decrease in the weight of the object will be, object के weight में कितना परसेंटेज का डिक्रीमेंट होगा। ये मींस 25 जुलाई सेकंड शिफ्ट 2022 का क्वेश्चन। भाई चलिए बहुत बढ़िया, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू अ हाइट h above the surface of earth at distance 5/4 r। तो अपने पास दो फॉर्मूले हैं, तो हमको क्लियर है कि हम यहां पर g डैश इक्वल्स टू g इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि मेरा g जो है वो इन कंपैरिजन टू द, सॉरी मेरा r जो है, h जो है वो इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ अर्थ के है। हमारा h इन कंपैरिजन टू r के है, तो g डैश इक्वल्स टू g इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया जाएगा। तो जब आप यहां से g डैश लिखेंगे तो ये g हो गया, ये आपके पास आर स्क्वायर हो गया, ये आपके आर प्लस एच कितना लिखेंगे, एच क्या 5/4 आर लिखेंगे। जल्दीबाजी में हमसे ये गलती हो जाती है, याद रखिएगा। ये h/5/4 आर कहां है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ 5/4 आर है, तो भैया सरफेस से कितना हाइट, वो h है ना, तो आर, ये 5/4 आर में से अगर आर हम घटा देंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा r/4 का स्क्वायर। तो आपके पास g डैश कितना आ जाएगा, तो जी डैश की बात करेंगे, आर स्क्वायर कट जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 16/25। कितना हो जाएगा भैया, जी डैश विल बी इक्विवेलेंट टू 16/25 ऑफ जी। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि भैया बताइए परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा। तो परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी बात है, जी माइनस जी डैश डिवाइडेड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 100% कर देना। तो जी डैश की वैल्यू कितनी है, जी डैश की वैल्यू आपके पास है 16/25 इंटू जी डिवाइडेड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो 25 में से 16 जाएगा तो आपके पास 9 बचेगा, तो ये 9/25 मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो 25 चौक को 100 हो जाएगा, 9 चौक को 36 हो जाएगा, 36% आपके पास आंसर आ जाएगा, एंड ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चले आगे बढ़े, आ जाइए एक और सवाल देखते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है सर, ये आपके पास क्वेश्चन कह रहा है, if the acceleration due to gravity experienced by a point mass at height h above the surface of the earth is same as that of acceleration due to gravity at depth alpha h where h is far less than re from the earth's surface, the value of alpha will be। मैं इस क्वेश्चन का आंसर बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकता हूं, अगर मुझे फॉर्मूला याद है तो। कैसे, देखो, एक अपने पास जो हाइट वाला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, g एट हाइट इज g इंटू 1 माइनस 2h बाई 1 माइनस 2h बाई r। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। डेप्थ वाला फॉर्मूला होता है g इंटू 1 माइनस आपके पास कितना 1 माइनस d बाई r होता है। और आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉइंट मास एट हाइट h above the surface of earth is same as that of acceleration due to gravity at depth, that is alpha h। ठीक है, तो अल्फा h बाई आर लिख देंगे, डेप्थ में कंपेयर कर देंगे भैया, यहां से हमको अल्फा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली लास्ट 2 इयर्स में जेईई मेंस में पूछे गए हैं, जो मैंने आज की क्लास में आपको पूरा सॉल्व करा दिया और क्वेश्चंस करा दिए। ठीक है, टॉपिक कवर करा दिया, क्वेश्चंस कवर करा दिए। आपका बस अब यहां से एक मोटिव होना चाहिए कि पूरे कंटेंट की मैं एक अच्छी सी शॉर्ट नोट्स बनाऊं, और जितना कंटेंट है उसको मैं ढंग से रिवाइज कर ले जाऊं, मन लगाकर मेहनत कर ले जाऊं। ठीक है भाई, तो चलिए मन लगाकर पढ़ते रहिए। फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में संजीवनी के अगले लेक्चर के साथ, दैट इज लेक्चर नंबर 2, एंड द टॉपिक इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, धन्यवाद सर।